हाँ, बताइए आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स में क्या फ़र्क है? मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में तत्व क्या है और इनके दोनों के बीच में अंतर और अनुच्छेद क्या है। मौलिक अधिकार मनुष्य के मूलभूत अधिकार हैं। इनके बिना व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। ये अधिकार मनुष्य के चहुमुखी अधिकार हैं, जिनके बिना मनुष्य का सामाजिक संविधान द्वारा नागरिकों को प्राप्त है। और मौलिक अधिकार के अंतर्गत भाग 3 में 36 से 14 से 32 तक 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। पहला समानता का अधिकार, शोषण का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार और सैद्धांतिक उपचार का अधिकार। ये अधिकार ऐसे हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक हैं। इनके बिना व्यक्ति का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। अब सेकेंड है नीति निर्देशक तत्व क्या है। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है। मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या की गई है। नीति निर्देशक तत्व है ना, भाग 3 की भाग 4 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व की व्याख्या की गई। नीति निर्देशक तत्व हमारे आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इन तत्वों में संविधान का दर्शन किया गया है। नीति निर्देशक तत्व 5 हैं। आर्थिक नीति से संबंधित, सामाजिक तथा शिक्षा संबंधित, शासन से संबंधित, सामरिक तथा ऐतिहासिक महत्व से संबंधित और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा से संबंधित। अब है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में डिफरेंस। मौलिक अधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकार को न्यायालय का शरण प्राप्त है। उसके अतिक्रमण पर न्यायालय जो है उस व्यक्तियों को शरण दे सकता है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व में शरण प्राप्त नहीं है और न्यायालय उनको शरण नहीं दे सकता। नीति निर्देशक मौलिक अधिकार के अंतर्गत स्थगित या लंबित किए जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व को नहीं। मौलिक अधिकार के अंतर्गत राज्य और नागरिक और राज्यों के बीच संबंध की विवेचन की गई है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के राज्य संबंध तथा अंतर्राष्ट्रीय नीति की विवेचन। मौलिक अधिकारों को पूरा करने के लिए बाध्य किया जाता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को नहीं। जहां मौलिक अधिकार के कुछ कार्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबंध लगाया जाता है, वहां नीति निर्देशक तत्वों को पूरा करने के लिए बाध्य किया जाता है। अब मौलिक अधिकार के कुछ अनुच्छेद 12 से 35। पहला अनुच्छेद 12, इस परिभाषा है, इस भाग में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य में भारत की सरकार और संसद और प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल और भारत के राज्य क्षेत्र भीतर ये सरकार के नियंत्रण में सभी स्थानीय अन्य प्राधिकरण शामिल हैं। अनुच्छेद 13, मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अपमान करने वालों का। अनुच्छेद 13 में क्या है, मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका मतलब जो मौलिक अधिकारों का अपमान करेगा उसके लिए बनाए गए कानून है अनुच्छेद 13 में। इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में लागू सभी कानून जहाँ तक वे इस भाग के प्रबंधों से असंगत है, ऐसे असंगति तक सीमा शून्य। मतलब क्या है, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले जब भारत में कोई कानून नहीं था या फिर कोई संविधान नहीं था, उससे पहले भी लोग अच्छे तरीके से रहते थे, पर जहाँ तक कि वे इस भाग के प्रबंध से असंगत और असंगति की शून्य हो गए। राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो इस भाग से प्रदत्त अधिकारियों को छीनता है। राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे मनुष्य या व्यक्तियों को उनके अधिकारियों को छीना जाएगा। और इस अनुच्छेद की कोई बात इस संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए किसी संशोधन पर लागू नहीं होगी। अनुच्छेद 14 है, कानून में सम समानता। सभी को कानून बनाएगा, उसमें सभी को समान समानता मिलेगी। अनुच्छेद 15 में है, धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 16, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर को समानता। मतलब जो बड़े बड़े रोजगार होते हैं उनको सभी को समान अवसर मिलेगा काम करने का। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। मतलब राज्य में सभी के लिए काम करने के लिए अवसर की समानता होगी, सबको अवसर मिलेगा और समान समानता होगी। अनुच्छेद 17 में अप्रत्यक्ष का उन्मूलन। अप्रत्यक्ष मतलब छुआछात पहले की जाती थी पहले टाइम में, बट अब इसको समाप्त कर दिया गया। बट इसको अब भी कोई लागू करेगा तो उसे दंडनीय अपराध मिलेगा।
अनुच्छेद 19 भाषण की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारियों का संरक्षण। मतलब भाषण की स्वतंत्रता, हमें बोलने का अधिकार है, कुछ अधिकारियों का संरक्षण है। पहला, सभी नागरिकों को अधिकार होगा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होना, संघ या संघ बनाने के लिए, भारत के पूरे क्षेत्र में घूमने के लिए। अनुच्छेद 20 नहीं है, 21 है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब अनुच्छेद 21 में क्या है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मनुष्य को, व्यक्ति को उसकी खुद की स्वतंत्रता और कानून सुरक्षा स्थापित किए गए हैं। अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार, मतलब 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को इस तरह में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा जैसे कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करे। मतलब अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार है, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 22 में कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण। कुछ मामलों में गिरफ्तारी मतलब और नज़रबंदी क्या होता है, जैसे एक व्यक्ति को एक कमरे में बंद कर दिया, ना तो वो इस कमरे से बाहर जाएगा, ना उस कमरे से वहाँ से कोई अंदर आएगा। नज़रबंदी के खिलाफ गिरफ्तारी किए गए किसी भी व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में यथाशक्ति सूचित किए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा। मतलब नज़रबंदी में ऐसा भी नहीं रखा जाएगा कि हम किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम नहीं करा, उसे नज़रबंद कर दिया गया तो उसके लिए भी उसे दंडनीय अपराध मिलेगा। यदि कोई अपराध करता है तो उसे नज़रबंद करेंगे, बट कोई अपराध नहीं करेगा, उसे नज़रबंद कर दिया जाएगा तो उसे नज़रबंद करेगा उसको अपराध मिलेगा। अनुच्छेद 23 में मनुष्य के दुर्व्यापार और बलात्संग का प्रतिशोध। मनुष्य के दुर्व्यापार और बलात्संग का मतलब मनुष्य कोई गलत काम करेगा उसके ऊपर प्रतिषेध होगा। मानव तस्करी और बेघर और इसी तरह की अन्य प्रकार की जबरन सब निषेध और इस प्रबंध का कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्यों के सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा लागू करने से नहीं रोकेगा और ऐसी सेवा लागू करने से राज्य केवल धर्म, जाति या जाति वर्ग उनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव, मतलब कोई भी हम सार्वजनिक बड़े बड़े क्षेत्रों में काम करने के लिए जाते हैं या अपना ही कुछ काम खोलते हैं तो हमें धर्म के, जाति के, मूल वंश के या लिंग के आधार पर नहीं रोका जाएगा। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। मतलब 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं वो कारखानों में काम नहीं करेंगे। अब अनुच्छेद 25 अर्थ कारण की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता, व्यवसाय, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। मतलब कारण की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, आचरण और प्रचार की सार्वजनिक व्यवसाय, नैतिकता और स्वास्थ्य और इस भाग के अन्य प्रबंधों के अधीन सभी व्यक्ति समान रूप से अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, अभ्यास करने के प्रचार के लिए समान रूप से हकदार हैं। किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्म निरपेक्षता गतिविधियों को विनियमित या प्रतिबंधित करना जो धार्मिक अभ्यास से जुड़ी हो सकती है, सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या हिंदुओं के सभी और वर्गों के लिए एक सार्वजनिक चित्रण के हिंदू धार्मिक संस्थाओं को खोलने के लिए प्रदान करना। अनुच्छेद 26 है धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक मामले जो धर्म से जुड़े हुए मामले होते हैं उनकी स्वतंत्रता। सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय उसके किसी भी वर्ग को अधिकार होगा। बड़े बड़े जो क्षेत्र होते हैं, बड़े बड़े सार्वजनिक व्यवस्था जो होती है उसमें नैतिकता, स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा। और धार्मिक संप्रदाय जो धर्म से जुड़े हुए संप्रदाय को क्या बोलते हैं, क्या संप्रदाय को क्या बोलते हैं सर? हाँ, कम्युनिटी। उसमें कोई वर्ग मतलब धर्म के अनुसार या वर्ग के अनुसार कोई भेदभाव नहीं करेगा। धार्मिक और धर्मस्था उद्देश्य के लिए संस्थाओं की स्थापना, धर्म से जुड़े हुए कुछ संस्थाएं खोली जाएंगी। धर्म के मामलों में कोई प्रबंध नहीं लगाएगा। कानून के अनुसार संपत्ति का प्रशासन करने के लिए, मतलब कानून के अनुसार संपत्ति का प्रशासन होगा। अनुच्छेद 27 किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए करों की भुगतान की स्वतंत्रता। मतलब किसी विशेष धर्म, यदि मुझे किसी धर्म में जाना है और मुझे पैसे देने हैं तो मैं उस धर्म में नहीं जाऊंगी। सबको स्वतंत्रता होगी कि तुम इस धर्म में बिना पैसे के भी जा सकते हो। इसने बोला है किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए करों की भुगतान, किसी भी व्यक्ति को किसी भी कर का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया। यदि मैं कोई धर्म अपनाऊंगी तो मुझे मजबूर नहीं किया जाएगा कि मैं पैसे दे के ही उस धर्म को अपनाऊं, मैं ऐसे भी अपना सकती हूँ उस धर्म को। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक पूजा की उपस्थिति की स्वतंत्रता। कुछ शिक्षण संस्था है
में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा की उपस्थिति की स्वतंत्रता। पूरी तरह से राज्य निधि से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। मतलब क्या है, कुछ शैक्षणिक संस्था जो होती हैं उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्था में भाग लेने वाला किसी भी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली किसी भी धार्मिक शिक्षा में भाग लेना या ऐसी संस्थाओं में आयोजित किसी भी धार्मिक पूजा में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग में रहने वाले नागरिकों किसी भी वर्ग की अपनी एक विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे सुरक्षित करने का अधिकार होगा। मतलब भारत के राज्य क्षेत्र में जो भी व्यक्ति रहेगा या जो भी नागरिक रहेगा उसे अपनी लिपि, संस्कृति से सुरक्षित करने का अधिकार होगा। किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा इनमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा संचित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब किसी भी नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा के आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं में वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब शैक्षणिक संस्था में सब जाएंगे पर धर्म के आधार पर, धर्म में मूलवंश इनके उस पर जो कोई जाएगा तो उसे दंडनीय अपराध होगा कि पूछेंगे कि तुम्हारा धर्म क्या है, मूलवंश क्या है। इसके ऊपर किसी ने कुछ कहा तो शैक्षणिक संस्था में दंडनीय अपराध भी मिलेगा। अनुच्छेद 30 शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासनों का अल्पसंख्यकों का अधिकार। सभी अल्पसंख्यक को चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हो अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण। संपत्ति अनुच्छेद 31 के संपदा आदि के अधिग्रहण के लिए प्रबंध करने वाले कानून की बचत। अनुच्छेद 13 में कुछ भी शामिल होने के बावजूद कोई कानून प्रदान नहीं करता। किसी भी संपत्ति या उसके किसी भी अधिकार के राज्य द्वारा अधिग्रहण या ऐसे किसी भी अधिकार का समय या संशोधन, दो या दो से अधिक निगमों का सम्मेलन या तो सार्वजनिक हित में या सुरक्षित करने के लिए किसी भी निगम का उचित प्रबंध। 31 अनुच्छेद 31 के बी में कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्य कुछ अधिनियम और विनियमों का मान्यकरण में नियत प्रबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव बिना 9वीं अनुसूची में निर्दिष्ट कोई भी अधिनियम और विनियम और ना ही उसके कई प्रबंधों को इस आधार पर शून्य यहाँ तक कि शून्य माना जाएगा कि ऐसे अधिनियम, विनियम या प्रबंध इस भाग के किसी भी प्रबंध के साथ असंगत है, किसी भी अधिकारी को छीनता है, कम करता है और इसके विपरीत किसी भी अदालत या ट्रिब्यूनल के किसी भी निर्णय, डिग्री या आदेश के बावजूद उस अधिनियम और विनियम में से प्रत्येक किसी भी सक्षम विधायक को इसे निरस्त करने या संशोधित करने की शक्ति का अधिनियम में अधीन लागू रहेगा। अब नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। ये नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में 36 से 51। पहला, राज्य की परिभाषा का वर्णन किया जाएगा। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा का वर्णन किया जाएगा। अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्व का हनन होने पर न्यायालय की शरण नहीं होगी। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण राज्य तथा उसकी नीतियों का वर्णन किया जाएगा। अनुच्छेद 39 में राज्य भौतिक और अभौतिक संसाधनों का संकेंद्र बनाएगा। राज्य महिला व बालकों और पुरुषों की सभी अवस्था ध्यान में रखेगा। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था रखी जाएगी। अनुच्छेद 29 के निःशुल्क विविधि सहायता प्रदान करने का अधिकार। अनुच्छेद 40 राज्य ग्राम पंचायत को बढ़ावा देकर उनकी शक्तियों को प्रदान करेगा। अनुच्छेद 41 राज्य आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का विशेष ध्यान रखेगा। अनुच्छेद 42 कार्य की नियोजित दशा बनाएगा तथा महिलाओं को निःशुल्क प्रसूति सहायता प्रदान कराएगा। अनुच्छेद 43 उद्योग के प्रबंधों में मजदूरों या श्रमिकों को भाग लेने का अधिकार है। अनुच्छेद 43 सहकारी समितियों की स्थापना 97वां संशोधन 2011 में हुआ था। अनुच्छेद 44 राज्य समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास है। अनुच्छेद 45 में क्या, राज्य 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था 86वां संविधान संशोधन। मतलब अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अवस्था करेगा। और ये कौन से संशोधन में, 86वां संशोधन जो किसने बना था, 2002 में बना था। अनुच्छेद 46 राज्य एससी और एसटी के पिछड़े तथा दुर्लभ वर्गों के हितों का विशेष ध्यान रखेगा। अनुच्छेद 48 राज्य पर्यावरण संरक्षण संवर्धन का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 50 राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करेगा। अनुच्छेद 51 भारत की विदेशी नीति का वर्णन जो शांतिपूर्ण शासित अंतर्राष्ट्रीय निर्णयों पर आधारित है।
थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? वर्षा। पूरा नाम बताइए। वर्षा आनंद। वर्षा आनंद। यस सर। किस कोर्स में पढ़ती हैं आप? कौन से क्लास में आप पढ़ती हैं? इसी में ही इको प्लस पोल। बीए सेकंड ईयर। बीए का सेकंड सेमेस्टर। अच्छा। कहाँ, मतलब एनसी वेब सेंटर में पढ़ती हैं? यस सर। मोतीलाल नेहरू कॉलेज। यस सर। आप लोगों के कुछ सवाल है तो पूछिए इनसे, वर्षा से। पहले ताली तो बजा दीजिए इनके लिए। कुछ सवाल है आप लोग के?